रिलेशन बन रहा है, इस रिलेशन को हमने क्या नाम दे दिया, इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म, यानी पर्यावरणीय नियतिवाद। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, दिस इज तनिषा चौधरी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो पार्ट 1 में हमने अपना एक तरीके से आधा चैप्टर कंप्लीट करा था, अब ये हमारा पार्ट 2 है, इसमें हम बाकी की जो चीजें हमारी रह गई थी उनको जानेंगे और आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। अब है हमारा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का। अब हमने नेचर को मतलब नेचर ह्यूमंस का तो देख लिया हमने, ठीक है, कि ह्यूमन ने कैसे कैसे करके आगे बढ़ा, कैसे वो टेक्नोलॉजी के थ्रू रिलेशन क्रिएट करा उसने, किससे, ज्योग्राफी से, है ना। ज्योग्राफी का टेक्नोलॉजी पे क्या प्रभाव पड़ा। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ, यानी प्रकृति का मानवीकरण, जैसे मैंने आपको क्या बोला, मनुष्य क्या कर रहा है, प्रकृति को अपनी मुट्ठी में ही लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत इम्पॉसिबल है और गलत है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे फाइटर जेट बना रहे हैं, अलग अलग चीजें बना रहे हैं, शिप बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को भी मॉडिफाई कर रहे हैं। हमारे इन्वायरमेट के, हमारे पर्यावरण के अंदर भी चेंज आ रहा है। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी एक तरीके का मनुष्य बन चुका है, क्योंकि वो भी हमारे तरह हमसे एक तरीके का संबंध क्रिएट कर रहा है। जो मनुष्य है क्या कर रहा है कि वो प्रकृति को अपने हिसाब से बदलना चाह रहा है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि वो कैसे डील करता है। ठीक है, विद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, यानी सामाजिक और संस्कृति विकास के साथ मनुष्य बेहतर और अधिक कुशल प्रौद्योगिकी विकसित करता है। विद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सामाजिक तौर पे विकास कर रहे हैं हम, संस्कृति तौर पे विकास कर रहे हैं हम। ह्यूमन डेवलप बेटर, मतलब जब हम सोसाइटी को लेके चल रहे हैं, कल्चर को लेके चल रहे हैं, तो ह्यूमन क्या कर रहा है, अच्छे से डेवलप कर पा रहा है वो। ठीक है, ह्यूमन डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं हम, और अच्छे से डेवलप कर पा रहे हैं। अब जो हमारे साइंटिस्ट है, जैसे मान लो हमारे जो फाइटर प्लेन्स बनते हैं, वो एक तरीके से टेक्नोलॉजी की तो पार्ट है ना। अब फाइटर प्लेन बनना या फाइटर जेट बनना पॉसिबल है जो मुझे एक ही इंसान बनाए, नहीं पॉसिबल है बेटा। हर चीज जरूरी नहीं है कि, ये भी जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है वो टीम मिलकर कर सके, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है उसके अंदर एक ही जगह लगे, है ना। तो बहुत सारे लोग हम मिलकर बहुत सारी अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज करते हैं जिसमें हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी को अब जब मैं आपको ऑनलाइन आके पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पे, तो एक तरीके से टेक्नोलॉजी ही तो है ये, है ना। तो जब हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो जब हम मिल रहे हैं तो किसके थ्रू मिल रहे हैं, हम एक तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू। ह्यूमन डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, यानी जब हम एक साथ मिल रहे हैं, जब 2 से 3 लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो जब ये रिलेशन क्रिएट करेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे, अच्छा इनिशिएटिव लेंगे, तो क्या होगा, अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी, अच्छा एक क्या होगा, हमारे देश को एक अच्छा विकास मिलेगा, गुड टेक्नोलॉजी आएगी, हमारे क्या होगा, प्रौद्योगिकी में एक तरीके से विकास होएगा। ठीक है, ह्यूमन क्रिएट पॉसिबिलिटीज विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब क्या है कि मनुष्य पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों से संभावनाओं का सर्जन करता है, यानी ह्यूमन जो है मनुष्य को रिसोर्स देता है, संसाधन देता है। कौन देता है, इन्वायरमेंट देता है। रिसोर्स दिया इन्वायरमेंट ने हमें, हमारे पर्यावरण में, या फिर हम अगर बोले कि हमारी भौतिक भूगोल जो है, फिजिकल इन्वायरमेंट जो है, उसने हमें रिसोर्स दिया। रिसोर्स उसने दिया, लैंड हमें दे दिया, वाटर हमें दे दिया, सॉइल दे दिया। अब वो हमारे ऊपर है कि जो उसने हमें 3 चीजें दे दी, उसने हमें 3 चीजें जो दे दी, लैंड, सॉइल एंड वाटर, उसका हम क्या यूज करें, कैसे यूज करें कि हमारी लाइफ जो है वो डेवलप हो पाए, हमारे जीवन जो है वो विकसित हो पाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, हमें रिसोर्स दिया, रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास, वो कहाँ से आ रहा है, एक तरीके से जो आज के टाइम पे जो हमारा एक तरीके से ये कह सकते हैं हम 65% रिसोर्सेज जो है हमारे, वो हमारे सारे एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, हमारे पर्यावरण से आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, हम उसका यूज कर रहे हैं, है ना, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। दे क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप, व सांस्कृतिक परिदृश्य का निर्माण करते हैं। एक तरीके से कल्चरल रिलेशन हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ क्रिएट करते हैं, है ना। द अर्लियर स्कॉलर टर्म दिस एज पॉसिबिलिज्म, जो बहुत पहले के विद्वान थे उन्होंने इसे संभावनावाद कहा है। किस चीज को, कि हम नेचर से कोई चीज ले रहे हैं
पॉसिबिलिटी है हमारे पास, नेचर हमें पॉसिबिलिटी बना के दे रहा है, कोई चीज दे रहा है, अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसका कितना एफिशिएंट यूज करें और उसका हम कैसे यूज करें। अगर मेरे पास मिट्टी है, पानी है और क्या है, मेरे पास अगर कोई जगह है, लैंड है, भूमि है, तो मैं उसका घर बनाऊं, स्कूल बनाऊं, बिल्डिंग बनाऊं, मॉल बनाऊं या क्या बनाऊं, वो मेरे ऊपर है कि मैं इंडस्ट्री क्रिएट करूं या क्या करूं। पर रिसोर्स तो मुझे कौन दे रहा है? इन्वायरमेंट ही दे रहा है ना, पर्यावरण ही दे रहा है ना। तो इसी चीज को, इसी पूरे इंटरेक्शन को, यानी म्यूचुअल इंटरेक्शन को एक तरीके से ये एक थ्योरी है। और पहले के हमारे जो विद्वान है, इन्होंने इस थ्योरी को क्या नाम दे दिया? पॉसिबिलिज्म, यानी संभावनावाद, इन्होंने इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब है ह्यूमन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस एंड स्लोली नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड, यानी प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मनुष्य इनका उपयोग कर रहा है और धीरे धीरे प्रकृति मानवीय बन जाती है। अब एक बात समझते हैं, जैसे मान लो नेचर ने, पर्यावरण ने हमें क्या दिया? महासागर दिया। महासागर में बड़े बड़े जीव जंतु दिए, एक तरीके से वहां पे भी बहुत बड़ी दुनिया अंदर बसी हुई है ना, वहां पे भी लोग बाग, मतलब एक तरीके से उनका लोग ही है, वो एक तरीके से रह रहे हैं, वो वहां उनकी दुनिया ही जो है पानी है, वाटर लाइफ है उनका, है ना। तो अब हमने क्या करा, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमने शिप बना दी, हमने सबमरीन बना दी और हमने क्या करा, हमने बोट्स बनानी शुरू कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम फॉरेन कंट्री ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम ट्रैवल करते हैं क्रूज के थ्रू या शिप के थ्रू। जब हम ट्रैवल करते हैं तो जैसे मान लो जब हम वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उस शिप का कुछ ना कुछ तो, चाहे 2% इम्पैक्ट भी पड़ रहा हो, चाहे 2% इम्पैक्ट क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो बढ़ रहा है। उसके अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं और पानी पे, वहाँ पे प्रभाव तो पड़ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम जब ऐसे ट्रैवल करते हैं, अब वहाँ पे शिप्स में डस्टबिन भी रखी हुई है, लेकिन मनुष्य मतलब इतना बदल चुका है और इतना पागल हो चुका है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और दूसरे जीव जंतु के बारे में तो सोचता ही नहीं है। इतना शेल्फिश हो चुका है वो। तो वो क्या कर रहा है, जब वहाँ पे डस्टबिन, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, डस्टबिन दिया हुआ है, तभी वो क्या कर रहा है, कूड़ा करकट जो है उसे क्या कर रहा है, पानी में फेंक रहा है। वो पानी में फेंक के देख रहा है कि क्या पता मछली ऊपर आ जाए। ठीक है, कि मैं देखता हूँ ये कितना गहरा जाएगा, कितने अंदर तक चला जाएगा। अब चाहे आपने एक ही पन्नी फेंकी, या फिर एक तरीके समझते हैं कि आपने एक पन्नी फेंक दी, पॉलीथीन फेंक दी, है ना, या फिर आपने एक कोक की बोतल फेंक दी। अब उसे अगर हमारी फिशेज और वाटर एनिमल्स कंज्यूम करेंगे तो उनपे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, हम देखते हैं ना, जैसे मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कभी कभार अपनी तरफ से कैंपेन चलाती है रिवर्स को क्लीन करने के लिए, लेक्स को क्लीन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि तो उसमें क्या है, अब एक बार रिसेंटली जैसे अब इंस्टाग्राम का थोड़ा ट्रेंड है, तो इंस्टाग्राम पे मेरे सामने एक वीडियो आई थी कि क्या है, एक फिश है और फिश क्या है, वो बेचारी तड़प रही है, वो एकदम नदी के किनारे आ चुकी है और उसके मुंह में क्या है, बॉटल का ढक्कन यहाँ पे उसके गले में फंस गया है, तो वैसे तड़प रही है। फिर कोई लड़का आता है और उसका हेल्प करता है, फिर उनको वो वापस रिलीज करते हैं। तो चाहे वो हमारे लिए तो एक वो छोटा सा ही ढक्कन है, लेकिन उनकी लाइफ में तो ये बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है ना, इम्पैक्ट डाल रहा है। तो हमने क्या करते हैं, नेचर ने क्या करा, प्रोवाइड करा है, हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि चलो ठीक है, तुम टेक्नोलॉजी का यूज करके, प्रौद्योगिकी का यूज करके तुम आगे बढ़ो, खुद को विकसित करो, अपनी लाइफ को बेटर बनाओ, बेहतर जीवन जीने की कोशिश करो। लेकिन beings मेक यूज ऑफ दिस एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड, और इंसान क्या कर रहा है, उन चीजों का गलत यूज करके नेचर को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, और नेचर जो है वो भी हमारा ह्यूमनाइज्ड हो रहा है ना। नेचर भी हमारे तरीके से, हमारे तौर तरीके के अकॉर्डिंग वो भी अब बदल रहा है। ठीक है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर इन्वॉल्व मॉडर्न सोसाइटीज ओवरकमिंग इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी प्रकृति के मानवीकरण में आधुनिक समाजों द्वारा प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरणीय बाधाओं पर काबू पाना शामिल है। यानी ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के मानवीकरण के अकॉर्डिंग इट इन्वॉल्व मॉडर्न सोसाइटीज, कि मॉडर्न सोसाइटी जो है, अगर उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो कैसे इस प्रॉब्लम से उभर सकती है। सोसाइटी इज ओवरकमिंग इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट टू टेक्नोलॉजी, की जो सोसाइटी है वो कैसे ओवरकमिंग, जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम से हम टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है,
अब है हमारी मेन डेफिनेशन यानी नियो डिटर्मिनिज्म, नवनियतिवाद। नियो डिटर्मिनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रिफ्थ टाइलर। न्यू डिटर्मिनिज्म को हिंदी में बेटा हम नवनियतिवाद कहते हैं। नवनियतिवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा करा गया बेटा? ग्रिफ्थ टाइलर के द्वारा किया गया, यानी ये एक स्कॉलर थे, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है हमको। ठीक है, अब इस डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं हम। न्यू डिटर्मिनिज्म है क्या, नवनियतिवाद है क्या? इट रिप्रेजेंट अ मिडिल पाथ बिटवीन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यानी ये क्या कर रहा है? एक तरीके का रिप्रेजेंट कर रहा है, पाथ दे रहा है हमें। यह पर्यावरणीय नवनियतिवाद और संभावनावाद के बीच मध्य मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक रास्ता, एक तरीके का पाथ, एक तरीके का पाथ क्रिएट कर रहा है। किसके बीच में? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जो हमने पीछे आपको पढ़ाया कि इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, हमें चीजें दे रहा है, वो हमारे ऊपर है कि उस चीज को हम कैसे बनाए। एंड पॉसिबिलिज्म, ठीक है, तो इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म भी थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े थोड़े एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो ये जो न्यू डिटर्मिनिज्म है वो एक तरीके से पाथ बना रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है और पॉसिबिलिज्म क्या है, यानी यह पर्यावरणीय नियतिवाद और संभावनावाद के बीच, पर्यावरणीय नियतिवाद और संभावनावाद के बीच का मार्ग के बीच मध्य मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है, समझने की कोशिश करता है ये लोग आपस में क्या संबंध बना रहे हैं, क्या रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इट सजेस्ट दैट ह्यूमन एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय नेचर इन अ मैनर सिमिलर टू लाइट्स वेयर सिग्नल डिक्टेट्स व्हेन टू स्टॉप, गेट एंड गो। यह सुझाव देता है कि मानवीय क्रियाएं प्रकृति द्वारा उसी प्रकार विनियमित होती हैं, और जैसे ट्रैफिक लाइट्स, जहां संकेत यह निर्धारित करते हैं कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब आगे बढ़ते रहना है। यानी ये हमें एक तरीके से न्यू डिटर्मिनिज्म हमें सजेस्ट कर रहा है कि ह्यूमन एक्शन जो है वो एक तरीके से नेचर के हिसाब से चल रहे हैं। हम अपने हिसाब से न्यू ईयर भी बोल सकते हैं। जब अर्थ जो है अपना रिवोल्यूशन 360 डिग्री पे कंप्लीट कर लेगी तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर 2026 आ गया। ठीक है, तो वो एक मैनर है। अब समर आए ना, मॉनसून आए ना, विंटर पहले हो जाए तो सब कुछ कहेगा एक तरीके से बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। तो हर चीज बेटे सिस्टमैटिक मैनर में चल रही है, एक तरीके से चल रही है। ठीक है, सिमिलर टू ट्रैफिक लाइट। अब जैसे ट्रैफिक लाइट के हमारे सिग्नल होते हैं, ग्रीन होते हैं, रेड होते हैं, येलो होता है, तो वो हमें बताते हैं कब रुकना है, हमें कब जाना है। जब दूसरी साइड से ज्यादा रश आ रहा होता है तो वो हमें बोल देता है बेटा 5 मिनट रुको, इस रश को निकलने दो फिर तुम निकलना। फिर जब हम निकलेंगे तो वो दूसरी साइड के रश को रोक देगा, ट्रैफिक को रोक देगा कि बेटा अभी तुम रुको, पहले इन्हें निकलने दो, जब ये निकलेंगे फिर तुम जाओगे, अदरवाइज क्या होगा, क्लैश हो जाएगा। ठीक है, एकदम मतलब काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या एक तरीके का मतलब मैनमेड चीज, एक तरीके की नेचर चीज है कि नेचर ने हमें ये चीज दी है और हम क्या कर रहे हैं, उसका सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम यूज कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे पीछे हम नहीं कर सकते। भगवान ने अगर हमें 2 1 2 दिया है तो हमें 2 1 2 पढ़ना है, हम डायरेक्ट 2 8 16 नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। अब बेटा क्योंकि यहाँ पे इसने हमें किससे रिलेट कराया, किसका एग्जांपल दिया है, ट्रैफिक सिग्नल का एग्जांपल दिया है, तो इसने हमें बोल दिया इसे रुको और जाओ नवनियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। न्यू डिटर्मिनिज्म इंडिकेट्स दैट ह्यूमन पॉसिबिलिटीज फॉर डेवलपमेंट एग्जिस्ट विद इन द एनवायरमेंट लिमिट्स, यानी नवनियतिवाद यह इंगित करता है कि विकास की मानवीय संभावनाएं पर्यावरण की सीमाओं के भीतर विद्यमान है। यानी न्यू डिटर्मिनिज्म क्या कर रहा है, बता रहे हैं कि भैया मैंने तुम्हें पॉसिबिलिटी दे दिया है, तुम्हें रिसोर्स दे दिया है, तुम्हें इतना रिसोर्स करना है एंड तुम अपनी लाइफ जैसे डेवलप कर सकते हो, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग डेवलप करना है। ठीक है, अब पर इतना भी डेवलपमेंट मत करना कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ रहे ही ना, सब कुछ तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। इन्वायरमेंट की भी एक लिमिट है, हम कहते हैं ना सेफ वाटर। अब हमारे पास इतना पानी है, हमने ये पढ़ लिया कि भैया हमारे पास तो 82% वाटर अवेलेबल है अर्थ पे, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हम 82% वाटर जो है एक साथ यूज कर लेंगे, नल चला के छोड़ देंगे और इतने बहुत गीले गीले पोछे से क्या करेंगे, अपना कमरा साफ करेंगे, आप मतलब एक्सेसिव वेस्ट करेंगे वाटर का। आगे के लिए हमें सेव भी तो करना है ना उसको, आगे आने वाले जनरेशन, हम खुद थोड़ी है।
अब हमारे भी आगे वाले जनरेशन है, तो उनके बारे में भी सोचते हमें क्या करना है, एक थोड़ी लिमिट लगानी है, ठीक है। तो नियर डिटर्मिनिज्म यही इंडिकेट करते हैं कि ह्यूमन पॉसिबिलिटीज फॉर डेवलपमेंट जो है, यानी डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, डेवलप तुम करो, डेवलपमेंट पे तुम्हारे विकास पे रोक नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इन्वायरमेंट की लिमिट के अंदर रह के पर्यावरण के बारे में सोच के। पेड़, अगर हम पेपर चाहिए, हमें पेपर चाहिए, हमें बुक चाहिए, हमें इतनी सारी चीजें हमें चाहिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सारे पेड़ काट देंगे, सारे पेड़ काट देंगे तो होगा क्या। मेन हमारे जो बेसिक नीड है पेड़, वो क्या है, मेन तो हमारा यही ना कि सांस लेना है, ठीक है। तो जब हमारे पास पेड़ ही नहीं रहेगा तो क्या तो हम सांस लेंगे और क्या तो हम पेपर बनाएंगे। तो पेड़ का यूज करो, लेकिन एफिशिएंट यूज करो, मतलब एक ठीक ठाक से यूज करो, ज्यादा ओवर एक्सेसिव यूज भी मत करो कि वो आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, हमें हानि दे, ठीक है। Exceeding these limits leads to environmental degradation as seen in such issues, यानी इन सीमाओं को पार करने से पर्यावरणीय क्षति होती है, जैसा कि ऐसे मुद्दों में देखा गया। अब मान लो बेटा किसी भी चीज का, अब हम जैसे फोन का अनलिमिटेड यूज करते हैं तो उसका एक तरीके से मतलब हम पे बुरा प्रभाव पड़ता है, हानि देता है हमें, आईज में पेन होना शुरू हो जाता है, मम्मी पापा डांटना शुरू करते हैं, कभी कभार मार भी पड़ जाती है हमें, है ना, एग्जाम्स में कम नंबर आ जाते हैं, कभी कभार कंपार्टमेंट का भी केस हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता, डेस्परेशन आता है, फोन में ऐसी कोई चीज देख लेते हैं जो अभी हमारे लिए देखना सही नहीं है, तो उससे क्या होता है, या कुछ भी ग्राफिक कंटेंट देख लेते हैं, उससे हमारा दिमाग खराब हो जाता है ना, ऐसी चीजें हम देख लेते हैं। तो वो क्या है, ओवर एक्सेसिव यूज कर रहे हैं तभी तो वो हो रही है। अब क्योंकि ओवर एक्सेसिव यूज, उस चीज का ओवर यूज हो रहा है, तो वो क्या कहेगा, हमें एक तरीके से हानि देगा। वो कह रहे हैं कि ठीक है तुम डेवलपमेंट करो, लेकिन ध्यान में रख के करो, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है, एज सीन इन सच इश्यूज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लाइक द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डेप्लेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से हमारी वजह से हो रही है। अब हम कहते हैं कि इतनी गर्मी है, 51 टेम्परेचर पहुंच रहा है, 55 पहुंच रहा है, ठीक है, मतलब इतना हीट है, ये है वो है, मार्च अप्रैल में ही इतनी गर्मी शुरू हो जाती है। अब आप एक चीज सोचो, जब एक ही घर में, ठीक है, जब एक ही घर में 3 AC या 4 AC चलेंगे तो पूरे घर की गर्मी, जो पूरे घर की गर्मी है वो कहाँ जाएगी, ठीक है, वो जो हीट है वो कहाँ जाएगी, वो बाहर ही तो जाएगी। अब वो जब बाहर जाएगी तो वो क्या करेगी, वो इन्वायरमेंट में छोड़ेगी, इन्वायरमेंट में छोड़ेगी तो उसका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से हमें हर चीज को एफिशिएंट यूज करना है, इतना भी नहीं करना कि हमारी वजह से खुद ही इन्वायरमेंट हम बर्बाद कर दे अपना और फिर बैठ के बाद में रोते रहे, ठीक है। अब है हमारा नियो डिटर्मिनिज्म एम्स टू हार्मोनाइज प्रोग्रेस विद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी नवनियतिवाद का उद्देश्य प्रगति को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ समाज से स्थापित करना है, यानी ठीक है डेवलपमेंट चाहिए हमें, ठीक है, डेवलपमेंट करो, हार्मोनाइज करो, एक तरीके से अच्छे से कंधे से कंधा मिलाकर हाथ पकड़कर डेवलपमेंट करते चलो, नेशन को आगे बढ़ाते, लेकिन लिमिट ये है कि तुम्हें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। इन्वायरमेंट जो हमें चीजें दे रहा है, पर्यावरण जो है हमें जो चीजें दे रहा है इस्तेमाल करने के लिए, उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ओवर यूज नहीं करना है, लिमिट में रह के करना है कि इन्वायरमेंट की भी प्रॉब्लम ना हो, आने वाले जनरेशन को भी ना हो और हमें भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। ये बात कौन कहता है, नवनियतिवाद कहते हैं, यानी आपका नियो डिटर्मिनिज्म कहता है। इसका ये उद्देश्य, इसका एम ही यही है कि आप जो भी प्रोग्रेस करोगे वो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए करना भैया, ठीक है। आगे है फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। ह्यूमन ज्योग्राफी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द स्पेस दे अकर, यानी मानव भूगोल मानव जीवन के सभी तत्वों और उनके घटित होने वाले स्थान के बीच संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या करता है, अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है, क्या कोशिश करता है, टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, जो भी हमारे लाइफ के सारे एलिमेंट है, अर्थ के हमारे जो एलिमेंट है, जो भी हमारे पास तत्व अवेलेबल है, किसके, हमारे पर्यावरण के,
उसका हम कैसे यूज कर रहे हैं, एंड स्पेस दे एवर अकर। और अगर मान लो जैसे माउंटेन है, ठीक है, वी हैव माउंटेन एंड वी हैव ट्रीज लाइक फॉरेस्ट एंड हेयर वी हैव रिवर फ्लोइंग। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या करेगा कि ये जो रिवर है ये पूरी अर्थ का कितना सरफेस कवर कर रही है, कितना एरिया कवर कर रही है। माउंटेन है, ये पूरी अर्थ का कितना एरिया कवर कर रहा है। एंड ये जो फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट एरिया जो है, ये माउंटेन, ये हमारे फॉरेस्ट का कितना एरिया कवर कर रहा है, ये हमें समझाता है, समझाने की कोशिश करता है कौन, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। मानव भूगोल अत्यधिक अंतः विषयक प्रकृति का है। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी जो हम कहते हैं ना, जब हम 5th 6th में पढ़ते हैं, सॉरी 3rd 4th 5th में तो हम ईवीएस पढ़ते कहते हैं, अरे ठीक है चलो ईवीएस, फिर हमारे पास आता है ज्योग्राफी 6th क्लास में। हम सोचते हैं ज्योग्राफी क्या, अच्छा इसे ज्योग्राफी कहते हैं। हम ये सोचते हैं कि ज्योग्राफी का सब्जेक्ट ना बहुत छोटा है, लेकिन अभी हमने क्या करा, 2 टाइप पढ़े ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। अब जब आप अगर ज्योग्राफी में अपना करियर परस्यू करना चाह रहे हैं, करियर बनाना चाह रहे हैं, तब आपको पता लगेगा कि ज्योग्राफी इज अ खुद में ही ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ी फील्ड है इसकी। ठीक है, जैसे हमारा मैथ्स है, साइंस है, बहुत डीप में चला जाते हैं, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है। ऐसे ही जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी जो है एक तरीके से बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, जिसे पढ़ने में, समझने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, with the expansion of knowledge new subfields have been emerged within human geography। ज्ञान के विस्तार के साथ मानव भूगोल में नए उपक्षेत्र उभरे हैं। यानी जब एक्सपेंशन हुआ नॉलेज का, जब नॉलेज बढ़ी, जब ज्ञान आया, न्यू सबफील्ड हैव बीन emerged within ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, और नए नए विषय, नए नए क्या है सब्जेक्ट है। जैसे मान लो हमारे पास हमारे यहाँ नेचुरल डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक आती है, सुनामी आती है, बाढ़ आती है, फ्लड हो जाता है, या फिर कभी कभार डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगलों में आग लगना अपने आप शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसका क्या होता है, उन सब का प्रभाव हम देखते हैं, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। अब उसे क्या करते हैं, हम उसका एक रिकॉर्ड बना के रख लेते हैं ज्योग्राफी में, कि मान लो इस ईयर में 2025 में आपका अर्थक्वेक आया इन दिल्ली में 1 बजे के आसपास, दोपहर के 1 बजे, और इस डेट पे आया। ठीक है, स्पेसिफिक डेट पे आया, और कितनी मैग्नीट्यूड का आया वो। तो इस चीज को क्या करा, हमने रिकॉर्ड करके रख लिया। तो जब कोई भी बुक है, हम किसी भी बुक में किसी चीज का रिकॉर्ड रखते जाएंगे, तो बेटा वो बुक बड़ी नहीं होती जाएगी, वो एमर्ज होती जाएगी ना। उसका नॉलेज ऑफ एक्सपेंशन जो है, वो एक तरीके से नॉलेज जो है उसका बढ़ता चला जाएगा, एक्सपेंड होता चला जाएगा। तो यहाँ पे यही मतलब है, समझ आया आपको बेटा। अब हम यहाँ पे कुछ अपने इंपॉर्टेंट की टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि है एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पे अपने कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स देख लेते हैं, जैसे है कि इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म। तो इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म is the theory that explain that physical factor determine and influence a specific person's economy, political and social development and growth। यानी environmental determinism एक तरीके की थ्योरी है, प्रैक्टिस है, एक तरीके से मान लेते हैं, एक तरीके से सब्जेक्ट है कोई, जो एक्सप्लेन करता है फिजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन, जो फिजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं। किस पे प्रभाव डालते हैं, इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक पर्सन, किसी भी एक मनुष्य की इकोनॉमी के, किसी भी एक मनुष्य की पर्सन की इकोनॉमी पे, उसकी लाइफ पे, उसके पॉलिटिकल लाइफ पे, सॉरी उसकी सोशल डेवलपमेंट पे। तो जो इन्वायरमेंट है हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, उसे हम इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म कहते हैं। यानी पर्यावरणीय नवनियतिवाद वह सिद्धांत है जो बताता है कि भौतिक कारक किस विशिष्ट व्यक्ति के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास और वृद्धि को निर्धारित और प्रभावित करता है। पर्यावरणीय नवनियतिवाद क्या है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें बताता है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जो फिजिकल फैक्टर है, जो हमारा इन्वायरमेंट से जो भी चीजें हैं, हमारे पर्यावरण से जो भी हम संसाधन ले रहे हैं,
उसका कैसे यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी हमारी आर्थिक व्यवस्था पे, राजनीतिक व्यवस्था पे और हमारी सामाजिक व्यवस्था पे और सामाजिक विकास पे हमारे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कैसे डील करते हैं हम उस चीज के साथ, ठीक है। अब है आगे पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म इन कल्चरल ज्योग्राफी इज द थ्योरी that the environment set to certain constant or limitation, but culture is otherwise determined by social condition। यानी सभ्यतावाद क्या है, सांस्कृतिक भूगोल में सभ्यतावाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार पर्यावरण कुछ बाधाएं या सीमाएं निर्धारित करता है, लेकिन संस्कृत अन्यथा सामाजिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होती है। यानी एक तरीके से पॉसिबिलिज्म क्या करता है, एक कल्चरल थ्योरी है दैट की जो एनवायरनमेंट है वो एक लिमिटेशन लगा दे रहा है ह्यूमन के ऊपर कि आपको मैं अलाउ कर रहा हूँ रिसोर्सेज यूज करने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सेसिव यूज करो, बेफालतू का इस्तेमाल करो। आपको एक लिमिट रखनी पड़ेगी, ठीक है, एक लिमिट में रह के आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सांस्कृतिक भूगोल में सभ्यतावाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार पर्यावरण बाधाएं लगा दी, बाधा या सीमा निर्धारित करता है, लेकिन बाधा लगा दी, सीमा लगा दी कि तुम्हें संसाधन दूंगा, तुम बस इतना ही इस्तेमाल कर सकते हो। संस्कृति अन्यथा सामाजिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होता है। यानी बट कल्चर जो है वो डिटरमाइन करा जाता है हमारे सोशल कंडीशन के हिसाब से कि हम कैसा रिलेशन बना रहे हैं समाज के साथ, ग्रुप्स के साथ, अपना सोशल लोगों के साथ, ठीक है। अब है हमारे न्यू डिटर्मिनिज्म। इट इज द मिडल पाथ बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबलिज्म। यह पर्यावरण नियतिवाद और संभावनावाद के अवधारणा के बीच का मध्य मार्ग है। यानी हमें डिफरेंस बताता है किसके कॉन्सेप्ट में, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट में और पॉसिबलिज्म के कॉन्सेप्ट में। यानी एक तरीके से हमें एक तरीके से बताते हैं कि हम एक दूसरे के इन दोनों के साथ क्या रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है इनके बीच में, किसके बीच में, पर्यावरण नियतिवाद के बीच में और संभावनावाद के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा न्यू डिटर्मिनिज्म है, इसे हम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। हमारी पहली वीडियो यहाँ खत्म होती है। आई होप आपको समझ आया होगा, आपने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा, एंजॉय करा, तो प्लीज हमारे चैनल को विकास स्टडी पॉइंट को ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।